बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं हूं मोहम्मद अब्बास। अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए लेकर आता हूं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लास के वेरी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स और स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर उसकी भी वीडियोस आना शुरू हो गई हैं। आज हमारा सब्जेक्ट है फिज़िक्स 9th, यूनिट नंबर 8, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ये यूनिट गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स पर टेम्परेचर और हीट का क्या असर होता है उससे मुतल्लिका है। तो वो तमाम टॉपिक्स किए जाएंगे जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बावजह कोरोना सिलेबस को मुख्तसर करके स्मार्ट कर दिया है और जो फाइनल एग्जामिनेशन होने जा रहा है वो इसी स्मार्ट सिलेबस में से होगा। तो चलते हैं इस यूनिट नंबर 8 के पहले टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को शेयर भी किया करें, लिंक अपने दोस्तों को भी भेजा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं टेम्परेचर एंड हीट। पहले कुछ रेफरेंस देके फिर टेम्परेचर की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। व्हेन वी टच अ बॉडी वी फील इट हॉट और कोल्ड। जी सही है। अगर बॉडी का टेम्परेचर हमारे अपने बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल है तो फिर तो हमें ना वो बॉडी हॉट लगेगी ना कोल्ड। लेकिन अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो दो तरह की सूरत हाल का सामना हो सकता है। वो बॉडी या तो हमें हॉट लगेगी या कोल्ड। अगर उस बॉडी का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो वो हमें हॉट महसूस होगी, और अगर उसका टेम्परेचर कम है तो वो हमें कोल्ड लगेगी यानी ठंडी महसूस होगी। यानी बॉडी कोई जिसम तत्ता है या ठंडा है ये ओनू हथ ला के पता चलाया जा सकता है। द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडीज। जी इस बॉडी के टेम्परेचर से, इसके दर्जा हरारत से, इसकी गर्मी या ठंडक से हमें पता चल जाता है कि ये कितनी गर्म या ठंडी है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, हॉट है या कोल्ड है। तो इसको सही सही एक्यूरेट मेजर करने के लिए एक टर्म है टेम्परेचर, उसको डिफाइन करते हैं द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। यानी किसी जिस्म की गर्मी या ठंडक का दर्जा इज कॉल्ड टेम्परेचर। फिर सुन ले, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है उस और वो किस दर्जे पर है उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। अब कुछ एग्जाम्पल्स दे देते हैं और सामने डायग्राम भी आपको बनी हुई नजर आ रही हैं। A candle flame is hot and is said to be at high temperature। जी जब हम अपने हैंड को, अपने हाथ को कैंडल के फ्लेम पर, सामने डायग्राम में कैंडल, बर्निंग कैंडल विद फ्लेम नज़र आ रही है, अपना हाथ जब कैंडल के शोले के करीब ले जाएंगे, उसके फ्लेम के करीब ले जाएंगे
तो वो हमें गर्म महसूस होगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा है। एक और एग्जाम्पल, आइस ऑन द अदर हैंड, यानी आप बर्फ़ की बात कर लें, इज़ कोल्ड एंड इज़ एट लो टेम्परेचर। जब हम बर्फ़ को टच करते हैं तो वो हमें ठंडी लगती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है और वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हम कैसे क्लियरली पता चलाएंगे कि कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है। तो उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे और कुछ टर्म्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। जी, तो एक्सप्लेनेशन, आवर सेंस ऑफ टच इज अ सिंपल वे टू नो हाउ मच हॉट आर कोल्ड अ बॉडीज। जी, जब हम किसी बॉडी को अपने हाथ से टच करते हैं तो टच एक ऐसी सेंस है जो कि चीज़ों की हार्डनेस का, सॉफ्टनेस का, उनके टेम्परेचर का, वो ज़्यादा हॉट हैं या कोल्ड हैं, इसके अलावा और बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स को हम सेंस ऑफ टच से पता चला सकते हैं। लेकिन ये हमारी सेंस ऑफ टच बिल्कुल एक्यूरेट और क्लियर रिजल्ट नहीं दे पाती, इसमें कोई कमी बेशी हो सकती है, लेकिन पता चल जाता है, कुछ करैक्टरिस्टिक का पता चल जाता है। आवर सेंस ऑफ टच इज अ सिंपल वे टू नो हाउ मच हॉट आर कोल्डनेस अ बॉडीज। जी, हम छूकर टच करके किसी बॉडी के बारे में बता सकते हैं कि वो कितनी गर्म है या ठंडी है, यानी ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। क्वालिटेटिव बता सकते हैं कि कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है, लेकिन क्वांटिटेटिवली नहीं हम बता सकते, मतलब सही एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि इतने डिग्री ये हॉट है या कोल्ड है। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, तो फिर हमें सही सही टेम्परेचर को समझने के लिए इट इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड टर्म्स, तो फिर हमें कुछ टर्म्स का सहारा लेना पड़ता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। तो जो टर्म्स यहाँ हैं वो हैं जी, पहली है थर्मल कंटैक्ट और दूसरी है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल कंटैक्ट क्या है सुन लें। वो बॉडीज जो सेम टेम्परेचर पर हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पर हैं, एक का टेम्परेचर ज़्यादा है दूसरी का कम है, तो पहली बात तो ये कि उनका आपस में कोई कंटैक्ट होना चाहिए, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हो, डायरेक्ट जुड़ी हो या किसी जरिए से आपस में एक दूसरे के साथ उनका कंटैक्ट हो। एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, ये तो एक जर्नल टर्म है। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी नेचुरली, कुदरती तौर पे हीट ज़्यादा हॉट बॉडी से कम हॉट बॉडी की तरफ चलती है, ज़्यादा गर्म जिस्म से कम की तरफ चलती है। उसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हीट ऑफ सन फ्लोज टूवर्ड्स अर्थ एंड इन अदर एटमॉस्फेयर, कि सूरज की जो हीट है हमारी तरफ आती है, वजह क्या है, द सन इज एट हाई टेम्परेचर एंड आवर अर्थ इज एट लो टेम्परेचर, सो हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम सन टू अर्थ from years and this process continue till this earth is present. इसके अलावा जब हम हीटर के पास बैठे होते हैं, सर्दियों का मौसम है तो हमें सर्दी लग रही होती है, इसका मतलब है हमारी सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है और हमारी बॉडी की हीट फ्लो कर रही है आउटसाइड, इसलिए हमें ठंडक महसूस होती है। लेकिन जब हम हीटर ऑन करते हैं तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर उससे कम होता है, इसलिए हीट हमारी बॉडी की तरफ फ्लो करती है। तो हीट थर्मल कंटैक्ट कोई भी सोर्सेस का हो सकता है, हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, और ये उस वक्त तक चलती रहती है जब तक कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। टू स्टोर आइस, ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एक्सप्लेन करेंगी थर्मल कंटैक्ट को और थर्मल इक्विलिब्रियम को। टू स्टोर आइस इन समर, जी गर्मियों के अंदर ऐसा होता है, जो बर्फ़ है जो फट्टों पे लगाई जाती है या किसी और जगह रखी जाती है, लोग क्या करते हैं, रैप इट विद क्लॉथ और कीप इट इन वुडन बॉक्स।
तो वो जो मेन हैं, ज़्यादा सेल करने वाले होते हैं, वो इसको या तो किसी लकड़ी के डिब्बे में बांध कर छोड़ते हैं, और ज़्यादातर वो जो ये जो बनाने वाले हैं ना कुफली यानी जिसको आप कुल्फ़ी बोलते हैं, वो तो इसको वुडन बॉक्स में बांध कर छोड़ते हैं, और जिन्होंने सेल करनी होती है वो इसके ऊपर कपड़ा डाल छोड़ते हैं ताकि ये मेल्ट ना हो जाए। आइस डज नॉट मेल्ट बिकॉज देयर इज़ नो थर्मल कंटैक्ट विद सराउंडिंग। तो आइस महफूज पड़ी रहती है क्योंकि सराउंडिंग के साथ उसका थर्मल कंटैक्ट नहीं होता, यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और आइस का कम, तो हीट फ्लो करेगी आइस की तरफ, इसलिए वो मेल्ट हो जाएगी, तो इस कंटैक्ट को ख़त्म किया जाता है। एक और एग्जाम्पल से, व्हेन वी प्लेस अ कप ऑफ हॉट टी इन रूम जी, तो जो टी कप है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और टेम्परेचर ऑफ रूम कम है, तो हीट फ्लो करेगी कप से एटमॉस्फेयर यानी सराउंडिंग्स की तरफ, क्योंकि रूम का टेम्परेचर कम है। इट कूल्स डाउन ग्रेजुअली, तो आहिस्ता आहिस्ता पड़ा हुआ चाय का कप ठंडा हो जाता है। तो ये मैंने बात पहले भी बता दी। हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी अंटिल बोथ द बॉडीज गेन सेम टेम्परेचर। हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड की तरफ उस वक्त तक चलती रहती है जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। तो हमारी ये ज़िंदगी, ज़मीन पर ज़िंदगी और लाइफ उस वक्त तक ही मौजूद है जब तक ये टेम्परेचर डिफरेंस है। वैसे भी इस कायनात का एंड होना है, तो एंड होने का एक फैक्टर ये भी होगा, द टेम्परेचर ऑफ ऑल द यूनिवर्स बिकम्स इक्वल, सो देयर इज नथिंग ऑन दिस इन दिस यूनिवर्स। तो मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम है ये कैसे होता है, और फिर कुछ और टर्म्स को भी एक्सप्लेन करते हैं जी। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? व्हेन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर्स आर इन कंटैक्ट विद ईच अदर जी, जब दो डिफरेंट बॉडीज होती हैं उनका टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है और वो उनको एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। द हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी जी, हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है, गर्म जिस्म से ठंडे की तरफ फ्लो करती है। इसकी मैंने एग्जांपल्स भी दे दी हैं। द हीट ऑफ सन इज कमिंग टुवर्ड्स अस व्हेन वी ऑन द हीटर, द हीट ऑफ हीटर कम्स टुवर्ड्स आवर बॉडी इन विंटर टिल बोथ द बॉडीज हैव सेम टेम्परेचर जी। हीट फ्लो का ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहता है जब तक दोनों बॉडीज़ का या जितनी भी बॉडीज़ इन कंटैक्ट है उनका टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, बराबर नहीं हो जाता। इट इज़ कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। इसी का नाम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर इक्वल हो गया है, हीट इक्वल हो गई है। फिर सुन लें, व्हेन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर आर इन कंटैक्ट विद ईच अदर, जो जब दो डिफरेंट टेम्परेचर वाली, मुख्तलिफ टेम्परेचर वाले जिस्म एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो हीट हमेशा किधर से? गर्म जिस्म से ठंडे की तरफ फ्लो करती रहती है। कब तक? जब तक के दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। The energy transferred from hot body to cold body is called heat and is defined as, तो एनर्जी जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है यानी थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए, उस एनर्जी का नाम क्या है? हीट का नाम देते हैं उसको। तो फिर हीट को कैसे डिफाइन करते हैं? बुक वाली डेफिनेशन करने से पहले एक डेफिनेशन सिंपल सी सुन लें। तो किसी बॉडी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जितनी भी एनर्जी होती है, चाहे वो पोटेंशियल है, काइनेटिक है या किसी भी तरह की है, तमाम एनर्जी का सम हीट कहलाता है। द सम ऑफ ऑल द इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑल टाइप्स इन अ बॉडी इज कॉल्ड हीट। ये मैंने डेफिनेशन कर दी कि किसी जिस्म के अंदर तमाम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, उनकी जो भी एनर्जीज होती हैं, चाहे वो पोटेंशियल हैं, काइनेटिक हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, या वो वाइब्रेशनल है, ट्रांसलेशनल है, यानी जितनी टाइप्स की भी वो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, सारी एनर्जी का सम करें तो वो उस बॉडी की हीट होती है। अब हीट की डेफिनेशन रिलेटेड टू बुक सुन लें।
हीट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन थर्मल कंटैक्ट विद ईच अदर। तो हीट क्या है? ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि एक बॉडी से दूसरी की तरफ फ्लो करती है जब दोनों बॉडी एक दूसरी से जुड़ी होती हैं एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन दैम। ये हीट उस वक्त फ्लो करती है, ये एनर्जी उस वक्त फ्लो करती है जब दोनों बॉडीज, जो दो या दो से ज़्यादा बॉडी जब इन कंटैक्ट हैं और उनमें टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो एनर्जी का फ्लो भी नहीं होगा। तो हमारी इस ज़मीन पर ज़िंदगी जो मौजूद है ये भी फ्लो ऑफ एनर्जी की वजह से है, और फ्लो ऑफ एनर्जी इसलिए हो रहा है कि डिफरेंट बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर हैं। सन से हीट आती है, इस ज़मीन को मिलती है क्योंकि सन का टेम्परेचर ज़्यादा और अर्थ का कम है। फिर यही हीट इन द फॉर्म ऑफ लाइट प्लांट्स को मिलती है, वो खुराक तैयार करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो खुराक आगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिल जाती है, फिर वही एनर्जी उनके पास आ गई, उनका टेम्परेचर बढ़ गया, फिर उनकी एनर्जी सराउंडिंग्स में चली जाती है। तो ये प्रोसेस उस वक्त जारी रहेगा ज़िंदगी का जब तक हीट डिफरेंस यानी टेम्परेचर डिफरेंस मौजूद है और हीट एक बॉडी से दूसरी की तरफ फ्लो कर रही है। सो हीट इज डिफाइंड एज हीट इज द एनर्जी दैट इज transferred from one body to another body in contact with each other। कि दो हीट एक बॉडी से दूसरी की तरफ फ्लो करती है जो कि एक दूसरी के साथ कंटेक्ट में है, और उस वक्त तक ये एनर्जी फ्लो करती रहेगी जब दोनों बॉडीज या दो से ज़्यादा बॉडीज में टेम्परेचर डिफरेंस मौजूद है। इसको हम हीट का नाम देते हैं। व्हेन हीट एंटर्स अ बॉडी, तो जब ये हीट एक से दूसरी बॉडी की तरफ जाती है तो क्या होता है, उसको हम इंटरनल एनर्जी की सूरत में एक्सप्लेन कर देते हैं जी। व्हेन हीट एंटर्स अ बॉडी इट बिकम्स इट्स इंटरनल एनर्जी। जब किसी बॉडी के अंदर हीट आ जाती है तो फिर वो उसकी क्या कहलाती है, इंटरनल एनर्जी कहलाती है। तो इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, the sum of kinetic energy and potential energy associated with the atoms, molecules and particles of a body is called its internal energy। किसी बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स, जितने भी एटम्स और जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम, इसके अलावा और भी कई टाइप्स हैं एनर्जी की, तो तमाम तरह की जो एनर्जी होती है उसका सम क्या कहलाता है, उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी कहलाता है। फिर सुन ले, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एंड पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मजमुआ जो कि उस बॉडी के अंदर एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में और पार्टिकल्स में होती है, उस एनर्जी को उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स। जी, किसी बॉडी की इंटरनल एनर्जी बहुत से फैक्टर्स की वजह से है, यानी बहुत सारे फैक्टर्स पर वो इन्हसार कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर जैसा कि मास ऑफ द बॉडी, पक्की बात है बॉडी का मास कम होगा तो इंटरनल एनर्जी कम, और बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो इंटरनल एनर्जी भी उसकी ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। नंबर एक, काइनेटिक है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स और एटम तेज़ी से मूव कर रहे होंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। एंड पोटेंशियल एनर्जी, और अगर उसके यानी मॉलिक्यूल तेज़ी से पोजीशन चेंज करके एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। सो वी कैन से दैट internal energy of a body depends upon many factors such as mass of the body, kinetic and potential energies of the body। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।